हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट एमसीक्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा एमसीक्यू करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से प्रोबेबल एमसीक्यूज है जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेखक ऑथर कौन है? ऑप्शंस आपके बोर्ड पर है। H.G. वेल्स, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपके सही उत्तर है ऑप्शन ए, H.G. वेल्स। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी व्हाट? यहां पर आपको लिखना है क्या? जिस मेडिसिन को ग्रिफिन ने डिस्कवर किया था उसके द्वारा उसका बॉडी क्या हो सकता है? बिग, स्मॉल, इनविजिबल या पोर्टेबल? ऑप्शन सी, इनविजिबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इसी का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ डैश पर्सन। फिर से यहाँ डैश दिया है, आपको डैश में डालना है क्या है। बोला गया है कि हालांकि ग्रिफिन जो था वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन बावजूद उसके वो क्या था? लॉलेस पर्सन था, लॉफुल था, मिक था या नाइस था? ऑप्शन ये चारों में से आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज व्हाट? ग्रिफिन का जो बॉडी है वो ड्रग पीने के बाद कैसा हो गया था? ग्लास के जैसा, आइस के जैसा, वाटर के जैसा या किसी के जैसे भी नहीं? सो आपको पता है उसका बॉडी जो है वो ग्लास की तरह हो गया था। हालांकि वो सॉलिड था लेकिन ग्लास की तरह था, ट्रांसपेरेंट था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Who were following the muddy prints? मडी प्रिंट्स, जो फुटप्रिंट्स दिख रहा था मार्ट पर, वो उसे कौन फॉलो कर रहा था? क्या वो लैंडलॉर्ड फॉलो कर रही थी या स्ट्रीट के लोग, स्ट्रीट पीपल, मिस्टर एंड मिसेस हॉल या फिर 2 बॉयज? आपको पता है 2 बॉयज जो है वो फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज? क्या ही का मतलब जो ही है दैट रेफर्स ग्रिफिन। ग्रिफिन ने अपने मालकिन जो थी घर की, उसके साथ रिवेंज यानी बदला लेने के लिए क्या किया था? बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को ही जला दिया था। बर्न हिमसेल्फ, बर्न द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जला दिया था। बर्न द हाउस, हाउस को जला दिया था। या फिर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड, यानी उसको माफ कर दिया था लैंडलॉर्ड को। आपको पता है उसने जो था लैंडलॉर्ड का घर जला के वो इनविजिबल होके भाग गया था। सो बर्न द हाउस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यहां पे डालना है आपको कि डैश में क्या बोला गया है। साइंटिस्ट पहले क्या था और अभी वो फ्यूरियस। फ्यूरियस इन वर्ड मीन्स ऑफ एंगर, वो ज्यादा उसमें क्रोध आ गया है, ठीक है। तो क्या पहले वो क्या था? पेशेंट था, क्विक टेम्पर्ड था, काम एंड कूल था या इनमें से कुछ भी नहीं था? सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही वॉज क्विक टेम्पर्ड बिफोर, नाउ ही हैज टर्न्ड फ्यूरियस। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। What suggest that he was a homeless wanderer? कौन सा यहाँ पर वो ऑप्शन है जो सजेस्ट करता है कि वो एक होमलेस वॉन्डर, मतलब उसके पास अभी कोई घर बार कुछ नहीं है। नो क्लोथ्स, नो मनी, इनविजिबल, ऑल ऑफ दिस अबव। आपको पता है कि घर को जलाने के बाद ना ही उसके पास कपड़े थे, ना ही पैसे थे, और वो इनविजिबल भी हो चुका था। तो जाहिर सा बात है ऑप्शन डी जो है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के करेक्ट उत्तर है, ऑल ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं स्टूडेंट्स। वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन द लंदन? लंदन में उसको कहाँ फाइनली जाके थोड़ा सा आराम मिला? एट द इन पर, आड़ा बिग स्टोर में, सो थिएटर स्टोर में, या फिर कहीं पर भी नहीं? आपको पता है वो गया था बिग स्टोर में, जहां उसे सारी चीज जो कंफर्ट के लिए उसको जो जो चाहिए था वो सारा मिले थे। सो ऑप्शन बी, अ बिग स्टोर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? वो फिर इसके बाद कहाँ गया था? पिपिंग में, आइपिंग में या आइसलैंड में या कहीं पर भी नहीं? सो योर करेक्ट आंसर इज इपिंग या आइपिंग, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस बारीकी से मैं समझा पा रहा हूं। आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा या फिर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह होगा तो जरूर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमारे आई बटन में जाके लिंक को चेक करके इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसका आप वीडियो हमारी अच्छे से देख लेना, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाई वाज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर अबाउट
इन लंदन विदाउट अ क्लोथ्स। तो वो लंदन में क्यों उसके लिए काफ़ी परेशानी हो रही थी उस वक्त भागने के लिए? क्या वो इट वॉज अ रेनी सीजन? कौन सा सीजन था वो? रेनी सीजन था। इट वॉज अ समर सीजन, इट वॉज इंटेंस कोल्ड और नॉन ऑफ दिस अबोव। क्या हुआ? रेनी सीजन था, समर सीजन था या ठंड की मौसम थी या फिर कुछ भी नहीं था जिसके लिए उसे परेशानी हो रही थी? तो चारों ऑप्शंस में आपको पता है कि मिड जनवरी का मौसम था, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो इंटेंस कोल्ड थी बहुत, हालांकि वो एक बिना कपड़े के इंसान था, लेकिन वो इंसान तो था, हालांकि वो इनविजिबल था, लेकिन ग्लास के जैसी इसकी बॉडी तो थी, ठंड तो उसको लग रही थी। सो इंटेंस कोल्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे? आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ ठहरा था? होटल में, इन एंड इन में ठहरा था, कॉटेज में, या फिर अपने दोस्त के घर? सो आपको पता है वो इन में ठहरा था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज गेस्ट? वो उसका जो गेस्ट था वो किस प्रकार के थे, मतलब कैसा गेस्ट उनको लगा था कि उस वक्त आया था? ग्रिफिन के बारे में उनकी राय क्या थी? एरोगेंट था, ब्रिलियंट था, एसेंट्रिक था या फिर डायनामिक था? आपको पता है बुक में भी अच्छे से लिखा है, मैंने भी बता के दिया है, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? मिसेस हॉल जो था उसे उनको क्यों लगा कि हमारा जो गेस्ट है वो एसेंट्रिक है? ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, हिज इंटेंशन वाज ओनली सॉलिट्यूड, ही लुक्ड वियर्ड या ऑल ऑफ द अबव? आपको पता है ये सारे जो कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, वो ग्रिफिन के साथ सूट करता था, क्योंकि वो ऑफ सीजन में भी गया था, उसकी इंटेंशन सॉलिट्यूड थी। सॉलिट्यूड का मतलब आप जानते हैं अकेलापन को, मतलब यहाँ वो एक अच्छा समय अपने आप में बिताना चाहता था। ही लुक्ड वियर्ड, वो थोड़ा अजीब था क्योंकि वो पूरा बैंडेज करके गया था, उसके नोज अलग थे, उसके स्पेक्स लगा हुआ था, तो अजीब दिख रहा था। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो मैच कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस अबव इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसेंट्रिक? अब देखिए एसेंट्रिक का मतलब भी मैंने यहाँ आपके लिए दे दिया है, एग्जाम में आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कर सकते हैं। अनकॉमन, ऑर्डिनरी, क्रेजी या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। एसेंट्रिक का मतलब होता है अनकॉमन, यानी जो कॉमन नहीं है, जो साधारण नहीं है। तो जाहिर सा बात है उसके सारे मुंह पर बैंडेज लगे हुए थे, फिर उसके चश्मा थे बड़े, उसके नाक भी फॉल्स था, तो ये सारी चीज़ों से उसको थोड़ा सा अनकॉमन, थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए बोर्ड पर। When was एन फ्रैंक born? एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। On 12th June 1929, on 20th June 1930, on 12th June 1931, on 12th June 1930. आपके सही आंसर आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस इज ऑप्शन नंबर ए, on 12th June 1929. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश हैज मोर पेशेंस देन पीपल। डैश में आपने बैठाना है क्या है? कौन सा चीज, कौन से सामान एन बोलती है कि लोगों से ज्यादा धैर्य है उसमें? क्या वो बुक है, पेपर है, एनिमल्स है या ये सारे हैं? सो ऑल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेपर। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who would Anne allow to read her diary? एन जो थी वो किसे अलाउ करती अपने डायरी पढ़ने के लिए? Her sister, her parents, a real friend, if she got one, or none of the above. So out of all these four options, your correct answer is option C, a real friend. Coming down to next question number 4. What did she name her diary? एन ने अपने डायरी का नाम क्या रखा था? डॉगी, पपी, किटी और किटन? Well, out of all these four options, the correct answer is option C, kitty. Coming to question number 5. Which subject was she not sure of passing? एन के रिजल्ट आउट जब होने वाले थे एग्जाम के, कौन सा वो विषय था जिसे उसे डाउट था कि हम पास नहीं भी हो सकते हैं? क्या वो मैथ था, साइंस था, इंग्लिश था या हिस्ट्री था? यहाँ चार ऑप्शंस में से आपके सही जो उत्तर है वो है मैथ, क्योंकि एन जो थी उसे मैथ में ही कंफ्यूजन था। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6. Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? पनिशमेंट के तौर पर उसे क्या करना था या कौन सा टॉपिक वो लिखने वाली थी?
A chatterbox, an incorrigible chatterbox, quack 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 said Mr. Chatterbox और all of the above। आपको पता है ये सारे जो है ये बारी बारी करके मिस्टर कीजिंग ने उसे लिखने के लिए बताया था, तो ऑप्शन डी जो है हमारे ये सारे all of the above is the correct answer। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ ओल्ड वॉज एन्स फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। एन के फादर की उम्र क्या थे जब उन्होंने अपने उसकी माँ को शादी किया था? 34, 35, 36 और 32। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस 36 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर। एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था? क्या उसका नाम मार्गरेट था, क्या उसका नाम मार्गोट था, क्या उसका नाम मैरी था, या फिर उसकी नाम मार्टिना थी? 4 ऑप्शन में आपको जो सही उत्तर है उसका नाम था ऑप्शन बी मार्गोट। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम। एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनिलिज मैरी फ्रैंक, एना मैरियम फ्रैंक, एन मार्क फ्रैंक या एनिलिज मार्टिना फ्रैंक? All these 4 options, the correct answer is option A, Anneliese Mary Frank। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। When was the diary given to Anne। ये जो डायरी एन फ्रैंक के ऊपर जो डायरी जो कहानी है वो डायरी एन को कब दिया गया था? क्या 11th बर्थडे पर या 12th बर्थडे पर, 13th बर्थडे पर या 14th बर्थडे पर? उम्मीद करता हूं आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा है, सारे आंसर्स आप कर सकते हैं। फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए बता दूं, उसके 13th बर्थडे पर उसके फादर ने ये जो डायरी है एन को गिफ्ट किया था। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट क्लास। जो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट आउट होने के दिन कौन सी चीज पर बेट लगा रहे थे? हु इज मोर टॉकेटिव, हु वुड पास द क्लास, अबाउट अ फुटबॉल मैच और अबाउट अ स्पोर्ट्स डे। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज हु वुड पास द क्लास। कौन इस क्लास को पास करेगा या फिर एग्जाम में किसके अच्छे नंबर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। जो एसे मिस्टर कीजिंग उसको देती है एज अ पनिशमेंट लिखने के लिए, एक्स्ट्रा जो एक एक्टिविटी देते हैं मिस्टर कीजिंग, उसमें एन को अपना जो वो लिखती है कि मैं टॉकेटिव क्यों, यानी मैं ज़्यादा बात क्यों करती हूँ, मैं क्यों ज़्यादा बातूनी हूँ, उसका जस्टिफिकेशन वो कैसे देती है? शी डिस्कस्ड the subject topics in the class. It is a very natural thing. It is an inherited trait from her mother and you can't do much about it, or the class is boring। Out of all these 4 options, option C is the correct answer। वो बोलती है कि ये मेरी inherited trait है जो मुझे अपने माँ से मिली है। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। क्या नाम से उसका किताब जो है वो पब्लिश हुआ था, उसका जो डायरी था? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एन फ्रैंक और एन फ्रैंक्स डायरी। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से यानी ऑप्शन नंबर बी उसका जो डायरी था वो पब्लिश हुआ था। नंबर 14 की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव। उसकी कितनी भाई बहन थी? सिबलिंग्स आप जानते हैं, सिबलिंग्स मीन्स अपने जो भाई बहन होते हैं खुद के, उसको बोला जाता है। 1, 2, 3 और 4 आपको पता है उसकी एक ही बहन थी, सो योर करेक्ट आंसर इज 1 ऑप्शन नंबर ए। कमिंग आउट टू नेक्स्ट नंबर 15। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली। आप लोगों को पता है एन फ्रैंक की जो फैमिली थी उनको पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया था। वहां पे सिर्फ उसके जो फादर थे, आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था अच्छे से, एन्स फादर वही सर्वाइव कर पाए, बाकी एन, उसकी माँ और उसकी जो सिस्टर थी वो सभी का वहां पे मृत्यु हो गया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है एन्स फादर, दिस इज नंबर ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे बोर्ड पर है, बहुत विजिबल है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देख भी सकते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। द ऑप्शंस आर बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेटू और इन अ विलेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टॉप ऑफ द हिल, क्योंकि उसका जो घर था वो टॉप ऑफ द हिल था। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। What was the only thing that the earth needed according to लेंचो। लेंचो के अनुसार अर्थ को क्या चाहिए होती है? A shower, a snowfall, strong winds और shed। सही उत्तर है आपका आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, a shower। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, लेंचो को क्या लगा था कि बारिश कहाँ से आएगा। सो चार ऑप्शन है आपके सामने। द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्थ, द सेकेंड बी ऑप्शन इज नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन इज नॉर्थ वेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, लेंचो को क्या लगा था जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे उससे वो कौन सी चीज़ के साथ तुलना किया। ऑप्शंस है सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, गोल्ड कॉइन्स और न्यू कॉइन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, याद रखिए न्यू कॉइन्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो सेटिस्फाई क्यों था। ऑन सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर ऑन हिज फील्ड, ट्रैक्टर को देखकर। ऑन सीइंग अ न्यू बफेलो, नया बफेलो को देखकर। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स एंड नॉन ऑफ द अबोव। आपके सही उत्तर है आंसर नंबर सी, ऑन सीइंग फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया। हेवी रेन, हेल स्टॉर्म, ड्रॉट या फ्लड में। आप सभी को पता है हेल स्टॉर्म, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वॉर कवर्ड इन, फील्ड को देख के बारिश के बाद कैसा लग रहा था, वो क्या था। सॉल्ट से जैसा लग रहा था, लोटस से, सुगर से या आइस से। आप सभी को पता है जो सॉल्ट। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8। लेंचो कंपेयर द अमाउंट ऑफ डैमेज विद, लेंचो ने उसका जो डैमेज हुआ था उस चीज को किस चीज के साथ कंपेयर किया। अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोक्टस और नॉन ऑफ द अबव। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक्टस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो की फैमिली के दिल में वो कौन सी उम्मीद आखिरी बची हुई थी। सो कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड और नॉन ऑफ द अबव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम द गॉड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, उसको कैसा लगा कि मेरा जो लास्ट रिसोर्ट है उसको मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूं। बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू लेटर, थ्रू ईमेल और थ्रू फैक्स। सही उत्तर थ्रू लेटर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, भगवान से लेंचो ने कितने पैसे मांगे। 100 पिसोस, 1000 पिसोस, 150 पिसोस और 500 पिसोस। द सही आपका जो सही उत्तर है वो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 100 पिसोस। नेक्स्ट आते हैं तो नंबर 12। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter, जैसे ही पोस्टमास्टर ने या पोस्टमैन ने लेटर को देखा उसे क्या लगा। So laughed wholeheartedly, wept bitterly, felt sad about what happened or felt emphatic। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, laughed wholeheartedly। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द पोस्टमास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या है, रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली और एंथुजियास्टिक। वेल योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज व्हाट, जैसे ही पोस्टमास्टर ने खत को पढ़ा उसे क्या महसूस हुआ, क्या फीलिंग हुआ लेंचो के बारे में। अनवेवरिंग फेथ, इनर स्ट्रेंथ, लव फॉर गॉड और डिटर्मिनेशन। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनवेवरिंग फेथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, पोस्टमास्टर को क्यों लगा कि लेंचो के जो खत है उसका रिप्लाई करना जरूरी है। देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन में ही वॉज अ गुड मैन, बी ही फेल्ट एम्फैटिक, सी टू preserve the Lencho's faith in God and last all of these above. Your correct answer is C, to preserve Lencho's faith in God. आते हैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। What is the name of the poet? जैसे कि मैं कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाता हूं मैं ऑथर के बारे में आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे पोएट, ऑथर या नैरेटर जो भी है, तो डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है अमेरिका के एक महान पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, पोएट को डस्ट ऑफ स्नो कैसे अफेक्ट किया। ऑप्शन नंबर 1, इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज्ड हिज मूड, इट मेड हिम एंथुजियास्टिक, नॉन ऑफ द अबव। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट चेंज्ड हिज मूड।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्रो ने क्या शेक किया? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो एंड डस्ट ऑफ लैंड। आप सभी को पता है द करेक्ट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज व्हाट? क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? सॉरो को, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और डेथ। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर और नन ऑफ द अबव। इट सिंबलाइज द ऑप्शन ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इस हैज गिवन माई हार्ट। इस वाक्य में पोएटिक डिवाइस कौन सा है? तो वो है हमारे सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन और एलिट्रेशन। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, एलिट्रेशन। आपको पता है एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जैसे कि यहाँ पे आप देखो हैज और हार्ट, ये जो दो चीज है ये क्लोजली प्लेस हो रहा है, एक साथ बैठ रहा है और इसके साउंड जो है वो है IH से आ रहे हैं। देखिए उस चीज को हम लोग बोलते हैं जो क्लोजली प्लेस होता है, हैज, हार्ट, ये वी कॉल दिस एलिट्रेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, आपके पोएटिक डिवाइस। आते हैं नेक्स्ट। व्हाट अपलिफ्टेड द मूड? कवि के मूड को कौन सी चीज ने लिफ्ट किया? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, हेमलॉक ट्री, द क्रो, ऑल ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? कवि ने क्यों बोला कि ये डस्ट ऑफ स्नो है? स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, जैसे कि आपको पता है। दे केम ओवर फ्रॉम लाइक अ डस्ट, वो डस्ट की तरह आए। दे फेल्ट लाइक डस्ट, या द लास्ट ऑप्शन इज दे लुक लाइक डस्ट। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज अ कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी? तो हमारे जो कवि है उनके बारे में कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कौन सा दो नेगेटिव चीजों को है जिनको उन्होंने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, जिसको लोग नेगेटिव के अनुसार कंसीडर करते हैं। स्नो एंड डस्ट, हेमलॉक ट्री, स्नो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, एंड स्नो एंड क्रो। Here is your option, correct option, hemlock tree and crow. So option number C is the correct answer. Next, how was the mood of the poet before? वो जो ऊपर से, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि ऊपर से यानी हेमलॉक ट्री से जैसे ही उनके ऊपर बर्फ के टुकड़े फ्लेक्स गिरे, उससे पहले कवि का मूड कैसा था? जॉयफुल था, सैड एंड अपसेट था, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल था, या फिर नन ऑफ द अबव? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैड एंड अपसेट। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसकी राइम स्कीम क्या है? BA CD, AB AB CD CD, या AB AB CD DC, या ABBA CD CD? व्हाट इज द करेक्ट राइमिंग वर्ड? द करेक्ट राइमिंग वर्ड आपको पता है, बहुत आसान है, AB AB एंड CD CD। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। So coming down to next, name the poetic device used in this line and saved some part. ये जो शब्द मैंने अलग से लिखा है, इस लाइन में कौन सा पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? एलिट्रेशन, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन और सिमिली। योर करेक्ट आंसर इज एलिट्रेशन, ऑप्शन ए। क्योंकि आपको फिर से मैंने बताया, देखिए सेव एंड सम, ये जो दो शब्द है ये एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं और क्लोजली प्लेस्ड है। सो एलिट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। गिव अ राइमिंग वर्ड ऑफ क्रो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रो के एक राइमिंग वर्ड दीजिए। ऑप्शन ए, हार्ट, स्नो, मूड और रूड। आपको पता है क्रो, सो, स्नो, दिस इज द करेक्ट राइमिंग स्कीम, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज द वर्ड रूइड मीन? रूइड का मतलब क्या होता है वो बताइए। ब्लिसफुल, रिमोर्स, दैट सिग्निफाइज अ ह्यूज रिग्रेट। रिमोर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना इसको, जिस चीज की हमें अफसोस होता है। सो रिग्रेट दैट सिग्निफाइज अबाउट अफसोस। सो टॉप ऑफ द वर्ल्ड या फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिमोर्स मीन्स अ ह्यूज रिग्रेट।
So coming down to question number 15, look at this very carefully. Where was the crow sitting? Crow कहाँ बैठा हुआ था? Very easy option for all of you. Here the options are and on a pine tree, on a banana tree, on a hemlock tree, and none of the above. Your correct answer is option C, on a hemlock tree. What is the name of the poet? जैसे कि मैंने जब वीडियो के दौरान जब मैंने आपको पोएट समझाया भी था तब भी मैंने बताया था पोएट के बारे में। यहाँ पे ऑप्शंस है, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली। द फर्स्ट ऑप्शन वॉल्टर डे ला मेयर, जेरोम के जेरोम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट बर्न्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द आइस सिंबल ऑफ? आइस जो है वो कौन सी चीज को सिंबलाइज कर रहा है? एम्बिशन, लव, डिजायर या हेट्रेड? जैसे कि आपको पता है फायर किस चीज को सिंबलाइज करता है और आइस किस चीज को सिंबलाइज करता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? अभी पूछा गया है आपसे फायर कौन सी चीज को सिंबलाइज कर रहा है? लव एंड न्यू डिजायर्स, एंडलेस डिजायर्स, लव एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स और रेवोल्यूशन। कौन सी चीजों को आपको पता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंडलेस डिजायर। आते हैं ऑप्शन नंबर 4। व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? लोग क्यों बोलते हैं कि एक दिन जो है हमारी जो दुनिया है क्यों खत्म हो जाएगी? बिकॉज लव अमंग पीपल is increasing first, B because hatred among people is increasing first, because lust among people is increasing first, and none of the above. हमारा सही उत्तर, सही आंसर है B, because hatred among the people increasing first. लोगों में जो है नफरत बहुत बढ़ रही है। आते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 5, where क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे Where has he used the personification? Personification का आपको मतलब पता है, जहां पर्सन से रिलेटेड चीजों को बताया जाता है, we call this personification. Fire, ice, earth या both A and B? यहाँ का आपका सही उत्तर है both A and B, अर्थात फायर एंड आइस दोनों को ही पर्सोनिफाई किया गया है। आते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन Some say the world will end in fire. ये जो लाइन है, इस लाइन में कवि ने कौन सा पोएटिक अर्थात लिटरेरी डिवाइस इसका इस्तेमाल किया है? मेटाफोर, इमेजरी, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरन। आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी, इमेजरी। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम? पोयम की राइमिंग स्कीम क्या है? देखिए यहां अच्छे से लिखा हुआ है ए बी ए, नंबर ऑप्शन ए पर, बी सी बी, बी में है ए बी सी बी, सी में है ए बी सी बी और डी में है ए बी सी बी और इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए बी सी बी। ये हमारा है सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वॉर टू पेरिश ट्वाइस? अगर दुनिया को दोबारा मरना पड़े तो हमें कौन सा चीज हमें चाहिए या फिर कौन सा वो चीज है जिसके लिए दुनिया दोबारा मर सकती है? सो क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन में आपके है आइस, फायर, हेट्रेड या फिर बोथ ए एंड बी, अर्थात आइस और फायर। तो हमारे सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोथ आइस एंड फायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में जो नीचे लिखे गए लाइन है, इसमें कवि ने फिर से कौन सा पोएटिक या लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। इसमें ए मेटाफोर, बी इमेजरी, सी एलिट्रेशन और डी ऑक्सीमोरन। सही उत्तर है हमारे ऑप्शन बी, इमेजरी। ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मतलब होता है ब्लूम, राइज, डाई और अलाइव। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डाई। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? दुनिया को ध्वंस करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन ए फायर, नंबर बी आइस, नंबर सी बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट और नंबर डी नन ऑफ दिस अबव। आपको पता है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे सही उत्तर, सही ऑप्शन है बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। ये है हमारे सही उत्तर ऑप्शन सी।
आते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। फिर से बताया गया ये जो लाइन है इसमें कौन सा कवि ने पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, एजोनेंस, एलिट्रेशन, नन या बोथ। आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शंस है एजोनेंस, एलिट्रेशन, नन और बोथ, ये चार ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो है हमारे बोथ, क्योंकि इसमें कवि ने एजोनेंस और एलिट्रेशन दोनों ही पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। आते हैं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13, वेयर हैज ही यूज द पर्सनिफिकेशन। यहां पर इस क्वेश्चन में कवि ने इन चारों ऑप्शन में किसने पर्सनिफाई या पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, फायर, आइस, अर्थ या बोथ ए एंड बी। तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ एंडलेस ग्रीड। सिनोनिम्स का आपको पता है, सिनोनिम्स सिंबलाइज अबाउट द सिमिलर वर्ड्स। एंडलेस ग्रीड का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस, होप या अचीवमेंट। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, डिजायर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है इसके प्रॉपर सिनोनिम्स है, एंडलेस ग्रीड याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश। पेरिश का मतलब क्या होता है, पेरिश जैसे कि मैंने आपके बुक में भी दिया हुआ है, पेरिश दैट सिग्निफाइज अबाउट द डिस्ट्रक्शन, अर्थात हमारे ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड पर है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब थी, ऑप्शंस है 10th मई, 10th मार्च, 20 मई और 20 मार्च। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 10th मई। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस। नया जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग तो वो कौन से कलर से बने हुए थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड गोल्ड, orange, black, yellow, blue and silver, black, blue, violet, saffron and green. Your correct answer is option A, black, red, green, blue and gold. Coming down to question number 3. Question number 3 पर आते हैं स्टूडेंट्स, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका का कौन सा जो सेलिब्रेशन जो हो रहा था वो इलेक्शन के बाद जब नेल्सन मंडेला की पार्टी जो आई है, रूल में आई है, तो वो कौन सा गवर्नमेंट को दर्शा रहा है, ऑटोक्रेटिक और रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट या मोनार्क और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। चार ऑप्शंस में से आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन को बारीकी से देखना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको घुमा के भी आ सकता है। ऑप्शन को ध्यान से देखना है, आंसर को याद रखना है और एमसीक्यू सही से करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, whom did Mandela want to thank but could not। इलेक्शन के बाद मंडेला किन लोगों को या किन को वो धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, हिज फैमिली मेंबर्स, व्हाइट रूलर्स, अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड द मिलिट्री। आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। इसका मतलब है जिन लोगों ने उनके साथ इस लड़ाई में हिस्सा लिया था लेकिन वो अभी जिंदा नहीं है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए थे। आपके आंसर है 2, 3, 1 एंड नन। ये आपके ऑप्शंस है, आउट ऑफ ऑल दिस 4 A2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे आगे की क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में मंडेला की सोच क्या थी, उन्होंने क्या जाना। इट्स एन एब्सेंस ऑफ फेयर, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फेयर, बोथ 1 and 2 मीन्स A and B, नन ऑफ दिस अबोव। चारों ऑप्शंस में से आपके करेक्ट ऑप्शंस है इट इज द ट्रायम्फ ओवर फेयर, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए। कमिंग डाउन टू नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। कौन सा वो परिवर्तन था जिन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका में लेकर आए थे। एंड ऑफ एपाथाइड, ह्यूमैनिटी, पीस या ट्रेड नेगोशिएशन। जो भी है ये चारों ऑप्शंस में आपके 4 राइट ऑप्शंस है। एंड ऑफ एपाथाई, आपने अच्छे से पढ़ा होगा एपाथाई के बारे में। कमिंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो क्या है, मिनरल्स, पीपल, डायमंड्स या जेम्स।
मंडेला के अनुसार, उनके अनुसार उनकी देश की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है या फिर आप वेल्थ बोल सकते हैं, धन जो है वो मानते थे हमेशा अपने लोगों को। सो पीपल इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी। कमिंग डाउन टू नंबर 9, व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ? लोगों की, किसी आदमी की या इंसान की ऑब्लिगेशंस यानी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू सेल्फ, या बोथ ए एंड बी, मीन्स ऑब्लिगेशन टू पीपल और ऑब्लिगेशन टू फैमिली। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली। कमिंग नाउ टू नंबर क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉट टू नेशनल एंथम संग? क्यों दो अलग अलग नेशनल एंथम को गाया गया था? To imply unity, to make the end of the racial discrimination, to mark the end of the gender discrimination, or both A and B? ध्यान रखिए आपका आंसर जो है out of all these 4 alternatives, correct answer is option D, both A and B, means to imply the unity and to mark the end of racial discrimination. चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Here is the question, what comes more naturally to heart according to Mandela? मंडेला के अनुसार कि लोगों की हृदय में से या मन से कौन सी चीज नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पर आती है? हेट्रेट, यूनिटी, लव और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स योर करेक्ट आंसर इज लव। ये चीज का आंसर जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव यानी ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो लव इज समथिंग दैट जस्ट कम्स राइट टू यू naturally. So coming to question number 12, after all a common victory for what? ऑथर के अनुसार यानी नेल्सन के अनुसार कि कॉमन विक्ट्री जो थी वो क्या थी, किस चीज की थी? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी या ऑल ऑफ द अबव? याद रखिए आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मींस जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी। कमिंग नाउ टू नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? वो कौन सी चीज थी जिससे नेशन को लिबरेट अर्थात आजादी मिलनी चाहिए थी? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन या ऑल ऑफ द अबव? आप जानते हैं पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप जानते हैं मेल एंड फीमेल जेंडर उनमें अंतर, डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित करना किसी को, कोई भी चीज से दबाना। सो ये सारी चीजों से देश को जो था उनको लगता था कि छुटकारा चाहिए था। तो आपका जो सही आंसर है दिस इज ऑल ऑफ द अबव, मींस पॉवर्टी, जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कमिंग टू नंबर नेक्स्ट, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। व्हाट इज मीनिंग बाय इमांसिपेशन? इमांसिपेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, एनस्लेवमेंट, स्लेवरी या फिर बोथ दिस बी एंड सी। तो यहां पर हमारे जो सही आंसर है दिस इज फ्रीडम फ्रॉम, आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस योर करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको इंटीमेट कर देता हूं, एग्जाम में हो सकता है आपके थोड़े से जो ऑप्शंस है वो ऑल्टरनेटिव्स हो, थोड़ा यहां वहां घुमा के दे सकते हैं आपको, लेकिन आपने सही आंसर को खाली ध्यान रखना है, उसकी और आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए। सो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन जो है उसका मतलब है इमांसिपेशन। ध्यान रखिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। What began Mandela's hunger for freedom? वो कौन सा चीज था जिसके लिए मंडेला ने यानी नेल्सन ने अपना जो आजादी का जो लड़ाई उन्होंने शुरू किया था? The fact that it had already been taken away from him, उनको लगता था कि ये जो चीज थे वो उनसे ऑलरेडी छीन चुका है। His obligation towards people, his obligation towards family, he was born to fight. Out of all these 4 alternatives your correct answer is option A, the fact that it had already been taken away from him. D जो है this is the correct option for this. पहले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। The lost ball has taught the boy dash of responsibility. कभी बोलते हैं जो बॉल बच्चे से खो गया है उस बॉल बच्चे को कौन सा जिम्मेदारी सिखा रहा है? क्या उसे लेसन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, सेंस दे रहा है या ऑल ऑफ द अबव? तो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स योर करेक्ट आंसर इज सेंस, ऑप्शन सी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हु इज आई इन द पोएम? इस पोएम में आई जो है वो कौन है? ऑप्शन है आपके द पोएट, द बॉय, द बॉल एंड ऑफ कोर्स नन। आपके ऑप्शन है द पोएट, द बॉय, द बॉल एंड नन। इसमें से आपके सही आंसर है ऑप्शन ए, द पोएट।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज व्हाट। अगर आप बच्चे को दूसरा बॉल दोगे तो वो क्या होगा, कभी क्या बोलते हैं, क्या वो यूजलेस है, वर्थलेस है, हार्मफुल है या नॉन ऑफ द अबव। आपके सही आंसर है अनदर बॉल इज वर्थलेस, ऑप्शन बी। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर। पोएट सेइज एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम व्हाट। कवि बोलते हैं कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कौन से चीजों से बाहर निकालना है, लॉस, प्रॉब्लम्स, इमोशंस या नॉन ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉस। लॉस से हम कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं वो हमें सीखना है, जानना है। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। बॉल पोएम के ऑथर या पोएट कवि कौन है? लेस्ली नॉरिस, जॉन बेरीमैन और बाकी के ऑप्शंस आपको स्टूडेंट जरूरत ही नहीं है। जॉन बेरीमैन आपको पता है यही हमारे जो कवि है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वेयर डज द बॉल गो। बॉल जो है वो कहां गया? ड्रेन में गया, रिवर में गया, डिच में गया या वाटर में गया। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बॉल जो है वो पानी में चला गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। कभी बोलते एक बॉल की कीमत क्या हो सकती है? 5 डाइम्स, 10 डाइम्स, अ डाइम और 20 डाइम्स। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स योर करेक्ट आंसर इज अ डाइम। आपने देखा भी होगा अ डाइम मीन्स 1 डाइम। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। जो लॉस बच्चे के साथ हुआ है उस बारे में बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है? स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल एकदम सख्त, एकदम कंक्रीट की तरह खड़ा है। ट्रेम्बल, वो क्या कर रहा है, वो हिल रहा है, शेक हो रहा है। वो स्टेयर कर रहा है। स्टेयर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक दृष्टि से देखना। ऑल ऑफ देम या फिर ये सभी। तो आपको पता है जब बॉल उससे खो गया तो ये सारी चीज उसके साथ हो रहा था। तो हमारे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कॉन्डोल द बॉय। कवि को क्यों लगा कि मैं अभी जाके उसको कॉन्सोलेशन या कॉन्डोल नहीं करूंगा? क्यों? क्या बच्चा बिजी है? ही इज बिजी, ही इज इंडिफरेंट, इट विल बी ऑफ नो यूज एंड ही इज हैप्पी। ये 4 कारण में से कवि को कौन सा कारण लगा? वो है आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी ऑफ नो यूज। कवि को लगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी। मनी के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया है? वो इंटरनल है, यूजलेस है, एक्सटर्नल है या इनमें से कुछ भी नहीं है। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सटर्नल। स्टूडेंट्स आपको एक वीडियो के बीच में एक छोटा सा नोटिस दे देता हूं या इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप यहां में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि आपको डाउट है, आई लिंक में चले जाइए, वहां पर जाके आपने इस पर्टिकुलर पोएम रिलेटेड जो समरी या वीडियो में मैंने आपके लिए बनाया था उस वीडियो को अच्छे से चेक करें। उस वीडियो में अलग अलग शब्दों का, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग यूज़ किए गए सारे एलिमेंट्स का मैंने बारीकी से आपके लिए डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए, फिर एमसीक्यू को देखिए, बारी दा बारी आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Why are the boys eyes desperate? कवि ने क्यों बोला कि बॉयज, वो जो बच्चा है उसकी जो आंखें है वो काफी डेस्परेट है। मैंने डेस्परेट का मतलब भी आपको बताया था। आप आई बटन में जाकर लिंक से जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर क्लियर हो जाएगा। यहाँ डेस्परेट क्यों है कवि बोल रहे? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज मनी, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज टॉयज एंड नॉन ऑफ द अबव। इसमें से वो सही उत्तर जो है उसका क्या गुम हो गया? उसका बॉल गुम हो गया, इसीलिए उसकी आई जो है वो डेस्परेट है। सो आंसर आपके सही है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स? पोजेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था। पोजेशन दैट सिग्निफाइज अबाउट समथिंग दैट बिलोंग टू यू। कोई भी चीज जो आपकी हो, आपकी अधिकार हो, उस चीज को हमें बताता है पोजेशन। सो लव, लस्ट, मटेरियलिस्टिक थिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। आपको पता है पोजेशन किस सेंस में कवि ने इस्तेमाल किया है? ऑप्शन नंबर सी, मटेरियलिस्टिक थिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन? वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन? जो हमारा बच्चा है वो किस तरफ देख रहा है? एक दृष्टि से देख रहा है, सी की ओर, ओशन की ओर, हार्बर की ओर और लेक की ओर। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स योर करेक्ट आंसर इज द हार्बर, ऑल्टरनेटिव नंबर सी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। कवि के अनुसार बच्चा जो है इस वक्त अपने बॉल को खोने के बाद कौन सा ज्ञान या कौन सा सीख रहा है। आपके ऑप्शन है टू बियर द लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी केयरफुल। इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन कौन सा सीख रहा है, वो हाउ टू बियर द लॉस। कोई भी चीज़ अगर आपसे खो जाए तो उसकी जो एक जो आप बोल सकते पेन हो, उस चीज़ को, उस लॉस की जो पेन है उसको वो सीख रहा है। आते हैं तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेम द लिटरेरी डिवाइस used merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the world। ये जो शब्द, ये जो सेंटेंस कवि ने लिखा है, पूछा गया है आपसे इसमें कौन सा लिटरेरी या पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। योर ऑप्शंस आर मेटाफोर, सिमिली, alliteration and anaphora। out of all these four alternatives, four options, option D anaphora is the correct option। ध्यान रखिएगा anaphora। Who is the author of the story The Thief Story। थिप स्टोरी के ऑथर यानी लेखक कौन है। चार ऑप्शंस आपके सामने बोर्ड में है, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आरएन टेगर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने इस स्टोरी को लिखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ ओल्ड वॉज अनिल। अनिल जो था अपना कैरेक्टर, वो कितने साल का था? 20 साल का, 15 साल का, 22 साल का या 25 साल का। जैसे कि आप सभी को पता है अनिल जो है वो 25 साल का एक नौजवान था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। जो हमारा मेन कैरेक्टर चोर होता है, जब अनिल से मिलता है तब वो कहाँ मिलता है उससे, तब वो क्या कर रहा था? रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वॉचिंग अ मैच, प्लेइंग फुटबॉल या राइटिंग एन आर्टिकल। सो योर करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑल्टरनेटिव्स इज वॉचिंग अ मैच। आपको पता है रेसलिंग मैच वो देख रहा था, तब उससे वो मिला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। अनिल को उस जो हमारा मेन कैरेक्टर चोर जो था वो उसने किस चीज़ के लिए बोला? इंक्वायर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पूछा उसे। टू एम्प्लॉय हिम, उसे काम के लिए पूछा। टू लेंड हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे उधार मांगे। या टू फीड हिम, या उसे खिलाने के लिए। सो आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस, जो चोर था वो उसे बोला कि हमें एक काम दे दीजिए। तो आपके सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, टू एम्प्लॉय हिम। कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th। Who was the most trusting person narrator had ever met। हमारा जो चोर है वो क्या बोलता है कि सबसे विश्वासी इंसान जो अपने जिंदगी में उससे वो मिला था कभी, वो कौन है? क्या वो अनिल है, राम बाबू है, अनिल का बेस्ट फ्रेंड है, या इसमें से कोई भी नहीं? सो चार ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ही चेंज्ड हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। जो हमारा जो नैरेटर यानी जो चोर है वो हमेशा अपना नाम क्यों बदलते रहता है? पुलिस से बचने के लिए, उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचने के लिए, या दोनों में से कोई भी नहीं, या बोथ ए एंड बी? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। अनिल को अपना जो नैरेटर है, जो चोर है, अपना परिचय नाम कैसे बताया? अजय सिंह, रामलाल, हरी सिंह या नथिंग? सो द करेक्ट आंसर इज हरी सिंह, ऑप्शन सी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ ऑफन डीड ही चेंज हिज नेम। वो कब कब या कितने समय तक के बाद अपना जो नाम वो चेंज करता था? एवरी डे, एवरी वीक, every month or every fortnight? So out of all these four options, the correct answer is option C, every month। वो हर महीने अपना जो नाम बदलता था। स्टूडेंट्स, आपने सारे क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है, ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। हाउ डिड द नैरेटर अटेम्प्ट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल। जो अनिल के साथ हमारा जो नैरेटर अर्थात जो चोर है मेन कैरेक्टर, वो उसके साथ मतलब बातचीत करने के लिए कौन सा वो प्रोसेस अपनाया था? फ्लैटरिंग कर रहा था उसके साथ, टीज कर रहा था उसे, आर्ग्यू कर रहा था, या फिर इन सभी में से कुछ भी नहीं कर रहा था? सो आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस, द ऑप्शन ए, फ्लैटरिंग इज द करेक्ट आंसर। फ्लैटरिंग ध्यान रखिएगा। आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव व्हिच अनिल लिव। अनिल जिस घर में रहता था वो उसके ऊपर जो था, उसके नीचे वो कौन सा दुकान था जिसके ऊपर वो रहता था? बर्फी स्वीट शॉप, पेरा स्वीट शॉप, जामुन स्वीट शॉप या जुमना स्वीट शॉप?
ये चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन डी जो है जुमना स्वीट शॉप के ऊपर हमारा जो अनिल वो रहता था। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप ये सारे आंसर्स जो मैं बोर्ड पर आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के द्वारा अच्छे से बारीकी से सभी आंसर्स को, सभी क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में आपके थोड़े बहुत डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन नया लग रहा है, तो आप आई बटन में जाके लिंक को देखकर इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो वीडियोस मैंने बनाया है उसके समरी, उसके डिटेल के बारे में आप उसको ज़रूर देख ले। इसके बाद इस सारे MCQ को अच्छे से अटेम्प्ट करें, आपके सारे डाउट जो है वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। What was the boy's age? वो जो हमारा मेन कैरेक्टर नरेटर था उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल, 25 साल, 20 साल या 12 साल? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी जो उम्र थी वो 15 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल? जो हमारा नरेटर जो चोर है वो अनिल के बारे में उसकी क्या सोच है, क्या बोलते हैं वो? क्या वो सिंपल है, काइंड है, इजी गोइंग है, या तीनों में से उसमें सारे गुण हैं? सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ही जस्ट फाउंड दैट पर्टिकुलर मैन, अनिल को उसको सिंपल भी लगा, काइंड भी लगा और इजी भी लगा। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट, What was the boy's real profession? जो हमारा कैरेक्टर है उसका मेन प्रोफेशन क्या है, काम क्या करता था? क्या वो हाउस होल्ड सर्वेंट था, थेफ्ट था, चीटिंग करता था या कूली था? आपको पता है क्योंकि वो चोर था, सो एज ही इज अ थीफ सो हिज मेन प्रोफेशन इज अ थेफ्ट। वो चोरी क्या करता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। What did अनिल डू फॉर लिविंग? अनिल जो है वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम क्या करता था? रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, रेसलिंग क्या करता था, एक्टिंग क्या करता था या बिजनेस क्या करता था? सो आपको पता है वो मैगजीन्स में लिखता था, सो ऑप्शन ए रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। What did अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने हमारा जो चोर है मेन कैरेक्टर हरि सिंह को उसने क्या प्रॉमिस किया था? राइट हिज नेम, उसको नाम लिखना सिखाएगा, कुकिंग सिखाएगा या फिर उसको फुल सेंटेंस लिखना सिखाएगा, ये सारे चीज सिखाएगा वो। ऑप्शन आपके डी है, सारे चीज उसने प्रॉमिस किया था कि उसके नाम लिखना सिखाएगा, कुकिंग भी सिखाएगा, सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। सो 15 के आपके उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन, स्नार्लिंग मीन्स आपके ऑप्शंस बोर्ड पर है। साउंड मेड बाय अ टाइगर, साउंड ऑफ वाटर, साउंड ऑफ the jungle, sound of afraid animals. Out of all these four alternatives, your correct answer is option A, sound made by the tiger, we call this snarling. Coming down to next question, what sound does the tiger listen at night? जो टाइगर है रात को कौन सा साउंड उसे सुनाई देता है? ऑप्शन ए, साउंड ऑफ एनिमल्स, साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, साउंड ऑफ विजिटर्स, none of these above. Out of all these four alternatives, your correct answer is sound of patrolling cars. ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अच्छे से बारीकी से इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? जो टाइगर है वो केज में कैसा महसूस कर रहा है? योर ऑप्शंस आर he is so happy, he is so sad, he is so angry, he is so upset. Out of all these four options, your correct answer is he is so angry. वो बहुत गुस्से में है। नंबर 4, हाउ इज द पॉ ऑफ अ टाइगर बीन डिस्क्राइब्ड? जो टाइगर है उसके जो पॉ है, जो पंजे है, उसके बारे में या उसको कैसे वर्णन किया गया है? ऑप्शन है सॉफ्ट, हार्ड, वेलवेट या रफ। आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस, ऑप्शन सी वेलवेट इज द करेक्ट ऑप्शन। वेलवेटी पॉज याद रखिएगा। नंबर 5 क्वेश्चन पर आते हैं। द पेट्रोलिंग कार्स कम टू डैश एट नाइट। पेट्रोलिंग कार जो रात को आती है किस कारण के लिए आती है? ऑप्शन नंबर 1, विजिट द जू, बी to rescue animals, C vigilate the zoo and to feed the animals. Out of all these four alternatives, the correct answer is vigilate the zoo, option C. Coming to number 6 question, how do the eyes of the tiger look? जो टाइगर है उसकी आईज कैसी है देखने में? सैड, ब्रिलियंट, डार्क या लाइट? कवि ने क्या इस्तेमाल किया है? ब्रिलियंट आईज। तो हमारे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिलियंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? जो हमारे शेर है जो पिंजरे में बंद है वो विजिटर्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? ही इज इग्नोर्स देम विथ अ हैप्पी फेस, विथ द सैड फेस एंड प्राउडली।
आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ही इग्नोर्स देम, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। नंबर 8, हु पासेस नियर द वाटर होल, वाटर होल के नजदीक से कौन पास होता है? अ फैट पिग, अ फैट बफेलो, फैट डियर और ऑल ऑफ देम। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ फैट डियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द पोएटिक डिवाइस दैट इज बीन यूज्ड इन द बरिंग हिज white fangs in his claws. Your options are A, metaphor, number B, assonance, C, oxymoron, and number D, consonance. Out of all these 4 alternatives, your correct answer is option D, consonance. आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Name the poetic device used in the line he stalks in his vivid strides. Similarly you have 4 options, metaphor, assonance, oxymoron और consonance। ये चारों ऑप्शंस में फिर से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सोनेंट्स। आपको कॉन्सोनेंट्स जो पोएटिक डिवाइस है इसका मतलब उम्मीद करता हूँ पता है। ये कॉन्सोनेंट्स जो है दैट जस्ट कम्स आउट फ्रॉम द वर्ड कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसके जो सभी शब्द का देखिए वो जो है कॉन्सोनेंट साउंड से है, उसीलिए इसका जो पोएटिक डिवाइस है वो कॉन्सोनेंट्स है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है अभी तक मैंने 10 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ इसमें से सारे क्वेश्चंस और उसके जो बाकायदा जो उत्तर है उसने आपने सही से उसको नोटिस किया, फॉलो किया है। अगर आपने ढंग से देखा नहीं तो रिवाइंड करके फिर से पॉज करके आप सारे वीडियो को, सारे आंसर्स को देख सकते हैं। आपको पता है MCQ सीरीज शुरू करने से पहले मैंने आपको हर अलग अलग चैप्टर्स के जो भी डिटेल्स है उसका वीडियोज़ मैंने बनाया है। पोएम का बताइए या फिर आप बोलो जो फिक्शंस या फिर स्टोरीज है, सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आपके कन्वीनियंस के लिए आप आई बटन में प्रेस कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा समरी इस पर्टिकुलर चैप्टर का, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद अगर आपके डाउट वगैरह कहीं पे MCQ में रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम, इस पोएम में किस चीज को पर्सनिफाई यानी व्यक्ति के साथ तुलना किया गया है? टाइगर, फॉरेस्ट, जू या ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है क्योंकि कवि ने यहाँ ही को उच्चारण किया है अर्थात टाइगर को पर्सनिफाई किया है, तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। ये जो पोएम है वो कौन से चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है अर्थात कौन से चीज़ों को हमें बता रहा है या समझा रहा है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को, टाइगर इन द जू या टाइगर इन द फॉरेस्ट को, टाइगर इन द जू या ह्यूमंस को, या ह्यूमंस और टाइगर ऑफ द फॉरेस्ट। तो या आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस आपके जो सही उत्तर है वो है टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। हमेशा हर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेटिव्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपने खाली ऑप्शन को जो सही उत्तर है उसको ध्यान रखना है, बस उसी को आपको एग्जाम में टिक करना है। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। ये जो लाइन है इन हिज क्वाइट रेज, इसमें कवि ने कौन सा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है? मेटाफोर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन और कॉन्सोनेंस। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस आपके सही उत्तर है ऑक्सीमोरॉन। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा ड्यूरिंग लेक्चर, समरी में मैंने बताया होगा कि ऑक्सीमोरॉन जो होता है जब कोई भी दो विपरीत यानी ऑपोजिट शब्द को हम लगातार एक दूसरे के बगल में बैठाते हैं, आसपास बैठाते हैं, वी कॉल दिस ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि क्वाइट का मतलब होता है शांत एंड रेज मीन्स एंगर, तो दोनों चीज ऑपोजिट वर्ड है, दैट शोज ऑक्सीमोरॉन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ? बिहाइंड द ट्री, इन द शैडो, इन द हाउस और इन द जंगल। सो स्टूडेंट्स आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस आपके सही उत्तर है इन द शैडो। शैडो के पीछे जो हमारा शेर है वो छुपा रहता है हमेशा, आपको पता है क्यों? अपने प्रे अर्थात अपने शिकार को पकड़ने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। डिस्क्राइब्ड टाइगर इन द जंगल। एक जंगल में जो टाइगर है वो कौन सा चीज को कवि ने यहां से दर्शाया है? ऑप्शंस को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो जाहिर सी बात है ये क्रॉस। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बर्ड्स, ये भी क्रॉस है। इग्नोरिंग विजिटर्स, ये विजिटर्स को इग्नोर करे तो जाहिर सा बात है जंगल में तो विजिटर्स आएंगे नहीं, तो आपके सही उत्तर बने बैरिंग हिज वाइट फैंग्स। वो अपना जो दांत जो बड़े बड़े जिससे वो शिकार को चीर फाड़ता है उसको दिखा रहा है। तो कहाँ पे दिखाएगा? जंगल में, क्योंकि शेर जो होता है जंगल का राजा होता है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये 25 सेट्स ऑफ MCQ का एक वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपके आने वाले टर्म एग्जाम में इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तो वीडियो को ज़रूर बहुत गौर से देखिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है इसका ऑथर कौन है? चार ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके सामने है बोर्ड पर। जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स हैरियट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? इस पर्टिकुलर जो स्टोरी है इसमें जो मेन कैरेक्टर डॉग होता है उसका नाम क्या है? टॉम, टॉमी, ट्रिकी या नन ऑफ द अबोव? आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रिकी। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 में। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज? डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था? कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट और ऑल ऑफ द अबोव? क्या उन्होंने बोला था कि उसका फूड जो है कम कर दीजिए, या फिर उनको बोला था कि एक्सरसाइज कुत्ते को ज़्यादा दीजिए, या फिर उसको जो स्ट्रॉन्ग डाइट या स्ट्रिक्ट डाइट पर उसको डालिए, या ये सारे? तो आपके जो सही उत्तर है आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स ऑल ऑफ दिस अबोव, यानी डॉक्टर ने उनको सारी चीज़ करने के लिए कहा था। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? क्या वो फैटनेस था ज़्यादा, इनएक्टिव था, लेजीनेस था या ग्रीड था? ये चारों ऑप्शंस में से आपके ऑप्शन नंबर डी ग्रीड, यानी वो लालची बहुत था, उसको जो उसके मिस्ट्रेस खाना देती थी वो सब खा लेते थे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी डैश लेडी। डैश में आपने लिखना है किस प्रकार की लेडी थी वो मिसेस पम्फ्रे? क्या वो एरोगेंट थी, क्या वो पुअर थी, क्रूएल थी या रिच थी? आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस द ऑप्शन नंबर 4 मीन्स डी रिच लेडी थी। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो काफी रिच लेडी थी। आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु डज आई रेफर इन द स्टोरी? स्टोरी में आई किसको रेफर किया गया है? ट्रिकी को, मिसेस पम्फ्रे को, मिस्टर हैरियट को या फिर नन ऑफ द अबव? यहाँ पे आई जो है वो रेफर कर रहा है हमारे नैरेटर मिस्टर हैरियट को। सो हियर इज योर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे? मिस्टर पम्फ्रे को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे या फिर उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या वो ज़्यादा लविंग थी या फिर ओवरडूइंग थी, इंटेलेक्चुअल थी या रैशनल थी? लविंग थी, जाहिर सा बात है लविंग तो थी, वो अपने कुत्ते से ज़्यादा प्यार तो करती थी, जाहिर सा बात है पेट को सभी प्यार करते हैं। लेकिन इसमें से जो आपके सही उत्तर है वो है ओवरडूइंग, मतलब वो हर चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही करती थी, तो उसके बारे में हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम पम्फ्रेस ओवरडूइंग? ये जो मिस्ट्रेस जो थी, कुत्ता का जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्रे, उसके द्वारा जो स्टाफ मेंबर थे यानी जो हॉस्पिटल्स के या क्लिनिक के जो स्टाफ थे उनको कौन सा बेनिफिट मिलता था? क्या ब्रेकफास्ट विथ एग्स, लंच विथ वाइन, डिनर विथ ब्रांडी एंड ऑल ऑफ दिस अबोव? आपको पता है ये सारी चीज़ जो है मिसेस पम्फ्रे भेजती थी अपने कुत्ते के रिकवरी के लिए, तो इसका फायदा जो है तो स्टाफ मेंबर और डॉक्टर हैरियट खुद लेते थे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबोव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? डॉक्टर ने को क्या दिया था अपने क्लिनिक में? मेनी इंजेक्शंस, ओनली मेडिसिन, नो फूड फॉर 2 days या हेल्दी फूड? क्या दिया था आपको पता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नो फूड फॉर 2 days। 2 दिन तक उन्होंने उस कुत्ते को कुछ खाना वगैरह नहीं दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी? ट्रिकी को लेके मिस्टर हैरियट जो थे वो कहाँ गए थे? टू हिज क्लिनिक, टू हिज हाउस, टू अ पब्लिक हॉस्पिटल और फॉर वेट्स और डिस्पेंसरी? कहाँ गए थे आपको पता है? वेल ही एक्चुअली वेंट टू हिज क्लिनिक। वो अपना क्लिनिक में ट्रिकी को लेकर आए थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 11 नंबर। वॉज द नैरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे? क्या नैरेटर जो थी, मतलब हमारे जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, क्या वो पम्फ्रे के द्वारा कॉल के लिए वेट कर रहा था कि कब मिसेस पम्फ्रे उनको कॉल करेंगे? ऑप्शन है आपके ए नो, बी यस, सी डोंट नो या फिर माइट बी। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑल्टरनेटिव्स द करेक्ट आंसर इज बी। हाँ, वो उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्दी उनको फोन करेंगे। सो बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी जो थे वो किस किस्म की जो एक्ट कर रही थी, मतलब किस किस्म के वो व्यवहार कर रहा था जिससे उसे पता चल रहा था कि वो बीमार है? सो रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, वॉमिटिंग या ऑल ऑफ द अबोव?
उसमें सारे लक्षण दिख रहे थे कि वो बीमार है, तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है डी, यानी ये जो सारे सिम्टम्स उसमें दिख रहे थे। अपना फेवरेट खाना नहीं खा रहा था, वॉक पे नहीं जा रहा था और वो उल्टी ज़्यादा कर रहा था। आते बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द नैरेटर कॉल मिसेस पॉम्फ्रे आफ्टर फोर्टनाइट। आपको पता है, मैंने बताया था मेरे वीडियो में, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज, याद रखिए। तो 15 दिन के बाद कवि को क्यों लगा कि अभी उसके मिस्ट्रेस यानी कुत्ते का जो मालकिन है उनको फोन करना चाहिए। ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, ट्रिकी गॉट अनवेल, ही न्यू शी इज सफरिंग, या बोथ ए एंड सी, मीन्स ये और ये, कि ट्रिकी गॉट रिकवर्ड और ही न्यू शी इज सफरिंग। आपको पता है जो ये दोनों चीज के लिए ही उनको लगा कवि को, नैरेटर को, कि उनको फोन करना चाहिए। सो योर आंसर इज बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। आते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द नैरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स। जो हमारे नैरेटर है मिस्टर हैरियट, वो ट्रिकी को अपने बाकी जो कुत्तों में कैसे उसको बुलाते थे या कैसे उसको रेफर किया करते थे। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, शेबी लिटिल ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट से एनीथिंग, बोथ ए एंड बी। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस वो जिस नाम से उसको बुलाते थे वो है ऑप्शन नंबर ई, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। For how many days had the dog been hospitalized? कितने दिनों के लिए ये जो कुत्ते को मिसेस हैरियट जो है, मिस्टर हैरियट ने हॉस्पिटलाइज किया था? 10 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए या 30 डेज के लिए? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड पर, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो है इसका ऑथर कौन है? 4 ऑप्शंस बोर्ड पर दिए हुए हैं, जेरोम के जेरोम, फ्रेडरिक फोसिथ, जेके रॉलिंग और लियम ओ फ्लेहर्टी। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, ऑथर के बारे में, पोइट के बारे में डिटेल बताता हूं, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो ऑथर है वो है हमारे लियम ओ फ्लेहर्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो है ये स्टोरी की ऑथर कौन है? लियम ओ फ्लेहर्टी, रस्किन बॉन्ड, फ्रेडरिक फोसिथ, जीएल फुएंट्स। आपका सही उत्तर है फ्रेडरिक फोसिथ। आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके कन्वीनियंस के लिए एक बात बता दूं, 2 स्टोरीज जो अलग अलग है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, इन दोनों स्टोरी को मैंने मार्च करके एक ही वीडियो में डाला है, क्योंकि इससे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैंने एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड वीडियो बनाए हैं आपके लिए। बारीकी से हर क्वेश्चंस को देखिएगा, दोनों ही स्टोरीज के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ये जो फर्स्ट फ्लाइट जो कवि ने जो ये स्टोरी बनाया है, ये किसके ऊपर बनाया है? आपको पता है, ऑप्शन है पायलट, सीगल बर्ड, पैरोट या पीजन। आपके सही उत्तर है सीगल बर्ड के ऊपर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल बर्ड जो था उड़ने में उसको डर क्यों लगता था? He was a coward. The first option is he was afraid his wings will not support him. The third option, he was afraid that everyone would judge him, and both A and B. तो हमारे आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है he was afraid his wings will not support him, ऑप्शन नंबर B। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, the sight of dash maddened him। वो किस चीज को देख के वो पागल हो रहा था? His brothers flying, his siblings enjoying without him, food या all of the above। वो किस चीज के लिए पागल हो रहा था? He was maddened for food। So here is your question number 5। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे, What urged him to make his first flight। वो जो चिड़िया था सीगल बर्ड, वो कौन सा चीज़ था जिससे उसे पहला जो अपना जो उड़ान भरने के लिए उसे मजबूर किया था? हंगर, साइट ऑफ फिश, फियर या बोथ ए एंड बी। हंगर और साइट ऑफ फिश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स हंगर एंड साइट ऑफ फिश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वेल गिविंग हिम द फिश। उसकी जो माँ थी सीगल बर्ड की, वो बीच रास्ते में आके फिर फिश लेकर क्यों चली जा रही थी या उसको क्या करने की कोशिश कर रही थी वो? शी वॉज मैड एट हिम टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिम द फिश या शी गॉट टायर्ड। आपके सही उत्तर है टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। उसे मजबूर करने की कोशिश कर रही थी कि वो उड़े। किस चीज़ के लिए? भूख के वजह से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
What did his parents threaten him with if he did not flew away? उसके जो पेरेंट्स है उसे किस चीज़ के लिए थ्रेट धमकियाँ दे रहे थे कि तुम नहीं उड़ोगे तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? To never talk to him, to punish him, to starve him or to abandon him. So out of all these four options, to never talk to him, to punish him, to starve him or to abandon him, ये चारों में से आपके जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू starve him, यानी उसको भूखा रखने की वो धमकियाँ दे रहे थे। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पर। What were his parents teaching his brothers and sisters? उसके जो पेरेंट्स थे उसके ब्रदर्स को, सिबलिंग्स को क्या सिखा रहे थे? To perfect the art of flying, to skim the waves, to dive for fish or all of the above? आपको पता है ये सारे चीज़ सिखा रहे हैं, तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, all of the above। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? जो हमारा जो पायलट मेन कैरेक्टर था वो जो प्लेन चला रहा था उसका नाम क्या है? वो है, आपको पता है, डकोटा 088। आपको शायद पता भी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हुए आपके करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग। डैश पर आपने क्या है वो लिखना है। पायलट को क्या नहीं हो रहा था उसके साथ? क्या वो देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, या सभी कुछ? उसमें से सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे दिख नहीं रहा था कुछ स्टॉर्म में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस? प्लेन के जो पायलट जो थे हमारे, उन्होंने पेरिस की ओर फिर से दोबारा अपने प्लेन को क्यों नहीं घुमाया? आपके ऑप्शंस है, ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, ही वांटेड टू गो ऑन अ हॉलीडे, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट एंड ही डिड नॉट लाइक पेरिस। आपके आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस, द ऑप्शन नंबर सी, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट अपने परिवार के साथ मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने पेरिस की ओर नहीं मुड़ा। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने वो कौन सा रिस्क लिया था? फ्लाइंग बैक टू पेरिस, मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, ही टुक नो रिस्क, और फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट टू द स्टॉर्म। उसने क्या किया था? अपने डकोटा को स्टॉर्म के अंदर, वो क्लाउड के अंदर डाल दिया था, तो ऑप्शन डी है आपके करेक्ट उत्तर। बारीकी से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ के उत्तर करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स आपके कन्वीनियंस के लिए एक बात बता दूं, अगर इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, कहीं पे अगर आपको संदेह या फिर थोड़ा सा डाउट भी है, आप आई बटन में चले जाइए, वहां पे इस पर्टिकुलर जो हमारा स्टोरी है इसका लिंक दिया हुआ है, समरी, आप पूरा एक बार देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर को कीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा आंसर समझने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? प्लेन में सबसे पहला वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो काम करना बंद कर दिया था? कॉम्पस, रेडियो, बोथ स्टॉप टुगेदर और लाइट। सही उत्तर है आपके कॉम्पस, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। पायलट जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? क्या वो इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था, या इंग्लैंड से इंडिया जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, या फ्रांस से इंडिया? आपके सही उत्तर है आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस वो जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। ठीक है, सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टूडेंट्स स्क्रीन में आपके सामने, व्हाट इज वांडा's फुल नेम? वांडा जो है उसका पूरा नाम क्या है? वांडा पोलेनस्की, वांडा पेट्रोनस्की, वांडा पैट्रिक, या वांडा हेनरिक्स? आपके चार ऑप्शंस में आपके जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वांडा पेट्रोनस्की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट वाज मैडीज फुल नेम? मैडी का फुल नेम क्या है? मैडिली, मैडलिन, मेडोलोन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? फिर से आपके स्टूडेंट्स जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मैडलिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप बारीकी से हर क्वेश्चंस को अच्छे से देख रहे हैं और ऑप्शंस के साथ साथ जो उसके आंसर्स है उसको दिमाग में रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडा's ड्रेस? वांडा के जो ड्रेस है उसको आप कैसे डिस्क्राइब यानी वर्णन कर सकते हैं? सो फेडेड ब्लू, नॉट आयरन्ड प्रॉपरली, क्लीन, या ऑल ऑफ दिस अबव? आपको शायद याद होगा मैंने सारे डिटेल मेरे वीडियो में जो इसके बारे में पर्टिकुलरली मैंने बनाया 100 ड्रेस पार्ट 1, उसमें ये सारे डिटेल दिया हुआ है। तो उसके जो ड्रेस थे वो फेडेड ब्लू भी थे, नॉट आयरन भी थे और क्लीन भी थे, यानी आपके जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ मेनी शूज डिड वांडा से शी हैड? जो वांडा थी हमारी वो क्या बोलती थी उसके पास कितने शूज है?
50, 100, 20 या 60? फिर से आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 60 पेयर्स ऑफ शूज वो हमेशा बोलती उसके पास थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। विच क्लासरूम डिड दे ऑल सीट इन? सभी बच्चे कौन सी क्लास में बैठते थे? रूम नंबर 15, रूम नंबर 13, रूम नंबर 12 या रूम नंबर 11? आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूम नंबर 13, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, सारे डिटेल मैंने दिया था। रूम नंबर 13 में सारे बच्चे बैठते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सीट? क्लासरूम की कौन सी जगह में वांडा जो है वो बैठती थी? एंड ऑफ द कॉर्नर, मिडिल में बैठती थी, फ्रंट यानी सामने बैठती थी, या फिर कहीं भी नहीं? ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वो हमेशा एंड कॉर्नर में बैठती थी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स बारीकी से सभी क्वेश्चंस को देखिए। व्हाई डिड वांडा यूज्ड टू सिट देयर? वो वहां यानी कॉर्नर में क्यों बैठती थी? शी डिड नॉट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, वो अच्छा स्कोर नहीं करती थी। हर शूज वर फिल्ड विद डर्ट एंड मड, उसके जो शूज थे वो हमेशा कीचड़ से भरे हुए होते थे। हर फ्रेंड्स सैट देयर, उसके जो दोस्त थे वहां ये बैठते थे, या फिर सर्टेन कोई कॉज यानी कोई निश्चित कोई कारण नहीं था? आपको पता है वो बॉगिन हाइट्स वहां से आती थी और आते वक्त उसके जो पैर हैं वो कीचड़ से भर जाता था, इसके कारण ही वो पीछे बैठती थी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 ड्रेस की ऑथर कौन है? लियामो फ्लेहाटी, फ्रेडरिक फोसिथ, एलिना जेंकिंस या एलेना एस्टा? आपको पता है एलिना एस्टा, ऑप्शन डी हमारी जो है महिला ऑथर इस पर्टिकुलर 100 ड्रेस की ऑथर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट? मैडी को क्या लगा था कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा? वांडा, सूजी, पेगी या इनमें से कोई भी नहीं? आपको पता है वांडा हैड वेरी फार्म बिलीव ऑन पेगी, पेगी के ऊपर उसको बहुत बिलीव था, उसे हमेशा लगता था कि पेगी ही जीतेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ? वांडा ने कितने ड्राइंग्स बनाए थे? 100, 20, 50 या 150? आपको पता है जो नेम ही सजेस्ट करता है, टाइटल सजेस्ट करता है 100 ड्रेस, तो जाहिर सा बात है उसने 100 ड्रेसेस ही बनाए थे। सो 10 के जो ऑप्शंस है वो चारों में से ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हु लिव्ड इन बॉगिन साइट? हु लिव्ड इन बॉगिन साइट? बॉगिन साइट में कौन रहता था? मैडी रहती थी, पेगी रहती थी, वांडा रहती थी या मिस मैसन रहती थी? आपको पता है बॉगिन साइट में रहती थी वांडा पेट्रोन्स्की, इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। सो वांडा इज द करेक्ट आंसर। 12, what did the drawing and the coloring contest mean for the girls and boys? गर्ल्स या बॉयज़ के लिए जो कलर कंपटीशन का आयोजन किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें उन्हें क्या बनाना था? ड्रेसिंग ड्रेसेस एंड मोटरबोट्स, ड्रेसिंग इंटीरियर्स एंड प्लेन, designing dresses and motorboats, designing interiors and plane, designing dresses and toys या designing clothes and craft? आपको पता है लड़कियों को दिया गया था क्या बनाने के लिए? ड्रेसेस के डिजाइन बनाने के लिए, और लड़कों को दिया गया था मोटर बोट्स। सो हियर योर फाइनल आंसर among all these 4 options. So options A is the correct answer, dresses and motor boats. बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Why does Wanda say that she has 100 dresses? वांडा क्यों बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? बिकॉज शी रियली हैज, उसके पास सच में ही थी। टू काउंटर द अदर गर्ल्स, वो जो गर्ल्स उसको जो सवाल करते थे, जो बॉयज उसको सवाल करते थे, उसको विपरीत उत्तर देने के लिए। शी लव्स टू ब्लफ। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप ब्लफ का मतलब जानते हैं, मतलब इधर उधर की बातें या फिर फालतू बातें करना जो भी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है वो लड़कियों को काउंटर, वो अपने उनके सामने छोटी नहीं बनना चाहती थी, या उन्हें नहीं दिखाना चाहती है कि वो अंडर एस्टिमेटेड है, इसीलिए वो क्या करती थी? काउंटर अटैक करती थी। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है आपके। आगे बढ़ते हैं। हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड? किसे वो पसंद नहीं था जैसे वांडा को उसके साथ जो है ट्रीट किया जाता था, यानी उसके साथ बातचीत या फिर उसके साथ बिहेवियर किया जाता था, ये किसे पसंद नहीं था? पेगी को या सेलिन को या मैडी को या किसी को भी नहीं? आपको पता है ये मैडी को जो है उसे पसंद नहीं था कि वांडा के साथ सभी बहुत बदतमीजी से बात करते। सो वांडा जो है, ये हमारे वांडा के साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो मैडी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सो मैडी इज द, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं।
उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देख रहे हैं और सारे आंसर्स आप ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबल है कि यहां से कुछ क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर बारीकी से बार बार देखना है और सारे ऑप्शंस के सही उत्तर को आपने ध्यान में रखना है। और कोई डाउट हो, आपको पता है आप आई बटन में जाकर जो इस पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड जो वीडियो है उसके समरी है, डिटेल है, उसको देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। व्हाई डिड दे वेट फॉर वांडा? हियर दे किसको रेफर कर रहा है, किसे रेफर कर रहे हैं आप जानते हैं, पेगी एंड मैडी, इन दोनों को रेफर कर रहे हैं। वो वांडा का वेट क्यों करते थे? दे वर फ्रेंड्स, क्योंकि वो उनके दोस्त है। टू मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। दे केयर्ड अबाउट हर, वो उसके लिए केयर करते थे या फिर वो उन्हें मिस करते थे। आपको पता है उनके मजाक उड़ाने के लिए वो दोनों जो है उनका इंतजार करते थे। सो ऑप्शन बी टू मेक फन ऑफ हर इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने, Who was मिस मेसन? मिस मेसन जो है वो कौन थी? ऑप्शंस आपके सामने बोर्ड पर है। Here is the first ऑप्शन, मैथ टीचर थी, इंग्लिश के टीचर थी, क्लास टीचर थी या प्रिंसिपल थी। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था, मिस मेसन जो है वो क्लास टीचर थी, रूम नंबर 13 की क्लास टीचर थी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की's लेटर से? मिस्टर पेट्रॉन्स्की की जो लेटर थी उसमें क्या कहा गया था या क्या लिखा गया था? हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, हिज डॉटर इज सिक, अबाउट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ हिज चाइल्ड एंड नन ऑफ द अबोव। ये चारों ऑप्शन में से आपके जो सही उत्तर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। उनकी जो बेटी है आगे और स्कूल नहीं आएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। Who felt herself coward after Wanda left the school? जो वांडा है वो स्कूल छोड़ने के बाद किसे ये फीलिंग या महसूस आ रहा था या हो रहा था कि वो एक कायर है? कावर्ड का मतलब आप जानते हैं कायर। ऑप्शंस आपके सामने है, पेगी, मैडी, जैक या मिस मेसन। आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैडी। मैडी को लगा था बहुत खराब उसे महसूस हो रहा था, वो अपने आप को क्या महसूस कर रही थी? कावर्ड यानी कायर जैसा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट डिड द लेटर कॉन्वे? कॉन्वे का मतलब होता है कैरी, याद रखिएगा, मतलब उस लेटर के द्वारा कौन सा मैसेज जो है कैरी हो रहा था। वांडा वॉजंट वेल, वांडा जो है स्वस्थ नहीं थी। वांडा वोंट बी कमिंग टू स्कूल अगेन, वो फिर से दोबारा स्कूल नहीं आएगी। दे हैव मूव टू द बिग सिटी, वो लोग दूसरे सिटी में मूव कर चुके हैं, या बोथ बी एंड सी, अर्थात वो नहीं आएगी और वो चले गए। आपको पता है ये दोनों चीज़ ही मेंशन किया हुआ था लेटर में। सो ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी ये आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन द लेटर? और लेटर में और किस चीज़ का मेंशन किया हुआ था? अबाउट हर ड्राइंग्स, ड्राइंग के बारे में, अबाउट हर मेडल, मेडल के बारे में, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, अबाउट हर फनी नेम। अबाउट हर फनी नेम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। की उसकी जो नाम थी सब चिढ़ाते थे उसे फनी नाम से, वो एक्स्ट्रा इस एडिशन किया हुआ था लेटर में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। What did Maddie think of herself after the letter was read aloud? जब इस खत को पढ़ा था उसके बाद मैडी जो है उसको किस किस्म की फीलिंग आई थी? क्या वो ग्रेटफुल था, लकी था, प्राउड था या कावर्ड था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले ही बताया वो जो अपने आप को कावर्ड महसूस कर रही थी। सो ऑप्शन डी कावर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मेसन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लास? मिस मेसन उनकी जो क्लास टीचर थी उनकी सोच इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या हुई थी? क्या वो एंग्री थी, अपसेट थी, जॉयफुल थी या इसमें से कुछ भी नहीं? आपको पता है वो काफ़ी अपसेट थी क्लास से, क्योंकि बच्चों के चलते, सभी बच्चों के चलते उनका स्कूल का एक अच्छा जो स्टूडेंट है वो उनसे चला गया, स्कूल से चला गया, तो काफ़ी अपसेट थी। सो ऑप्शन बी ये आपकी सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द लेटर वॉज रिसीव्ड ऑन डैश डे। लेटर जो है मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने जो लेटर लिखा था वो लेटर मिस मेसन को या स्कूल को कब रिसीव हुआ था? स्पोर्ट्स डे में, एनुअल रिजल्ट डे में, कंपटीशन डे में या फिर अवार्ड अनाउंसमेंट डे में? आपको पता है जिस दिन अवार्ड जो है अनाउंसमेंट होने वाली थी, वांडा पेट्रॉन्स्की स्कूल नहीं आई थी, उसी दिन उनका जो फादर का था खत आया था। सो अवार्ड अनाउंसमेंट डे इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के प्रॉपर उत्तर, प्रॉपर आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वांडास हाउस वाज, वांडा का जो हाउस था वो कहाँ पर था? ऑन अ क्लिफ,
ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल, बाय द रिवर साइड, या फिर नियर बाय फॉरेस्ट। आपको पता है उसका जो घर था वो टॉप ऑफ द हिल पर था, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस व्हिच मैडी थॉट टू बी वांडा's हाउस? मैडी को क्या लगा था कि ये जो हाउस है, कैसे पता चला था, कौन सी डिस्क्रिप्शन से कि ये वांडा का हाउस है या फिर हो सकता है? कैसा था वो? क्या वो लिटिल व्हाइट हाउस था, बिग व्हाइट हाउस था, डुप्लेक्स था, या टाइनी कच्चा हाउस था? आपको पता है उसका जो घर था वो इट वाज अबाउट अ लिटिल व्हाइट हाउस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सारे क्वेश्चंस को बारीकी से देख रहे हैं, सारे आंसर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। सारी चीज आपने बारी बार बार देखना है जब तक आपके आंसर्स दिमाग में नहीं आए, दिमाग में ना बैठे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आगे पीछे करके एग्जाम में आ सकते हैं, तब आपने बहुत सोच समझकर आंसर को करना है, तो जरूर वीडियो को बारीकी से जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग? जब मैडी को अपना जो ड्राइंग जिसने वांडा उसको बनाया था या उसको गिफ्ट किया था, तो वो रिसीव करने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या वो सैड हो गया, हैप्पी हो गई थी, एक्साइटेड या जॉयफुल? आपको पता है वो जब उसको ड्राइंग मिला था तो काफी सैड हो गई थी, क्योंकि वो पहले से बहुत टूट चुकी थी। सो 11 की आपकी आंसर है सैड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। What was the tone of Wanda's reply? वांडा ने जो खत लिखा था उसकी रिप्लाई की टोन क्या थी? क्या वो फ्रेंडली थी, एंग्री थी, अनपीसफुल थी, या हेट्रेड? कौन सी टोन में लिखा था? आपको पता है वो फ्रेंडली मैनर में ही खत को लिखी थी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। What did they write in the letter? They here refers मैडी एंड पेगी टुगेदर। दोनों ने वांडा को खत लिखा था। क्यों लिखा था या कैसे लिखा था, क्या लिखा था, उसके बारे में पूछा गया है। क्या वो एपोलॉजी यानी माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए उसने लेटर में लिखा था? ड्राइंग के बारे में लिखा था, और वो जो जीत गई थी उसके बारे में लिखा था? आस्क्ड हर अबाउट न्यू प्लेस, नए जगह के बारे में पूछा था कि तुम्हारा नया जगह कैसा है, या फिर बोथ बी एंड सी? आपको पता है उन्होंने एपोलॉजी, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे नहीं लिखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें, नया जगह क्या है तुम्हारा, तुम ड्राइंग जीती हो, ये दोनों आपके जो है सो बी एंड सी कंबाइंडली जो है बी एंड सी, ये जो है करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक? इस खत के बाद मैडी ने कौन सा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था? अनफ्रेंडिंग पेगी, क्या वो पेगी के साथ और दोस्ती नहीं रखेगी? विजिटिंग वांडा's हाउस, वांडा के घर जाएगी? स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, वो बुली करने से दूसरों को रोकेगी? या फिर ये सारे? आपको पता है ऑप्शन जो है वो आपके सी है, वो बाकी स्टूडेंट्स को या आगे किसी के साथ बुली या फिर इस किस्म की हरकतें ना हो, इसको रोकने के लिए उसने अपना डिसीजन लिया था। सो ऑप्शन सी 14 के जो है वो आपके सही उत्तर है। क्वेश्चन 15। The grass along the pathway of Wanda's house look like? जब वो दोनों मैडी और पेगी जो है वो उनके घर जा रहे थे, तब जाते वक्त जिस किस्म की माहौल या उनको जो आगे पीछे का जो उनका जो घर जाने का जो रास्ता था उनको कैसा दिखा था, या किस चीज़ के साथ वो बुश को अर्थात जो है उनके आसपास के माहौल को तुलना कर रहे थे? पपीज के साथ, स्नेक के साथ, किटन्स के साथ, या लैम्प के साथ? आपको पता है सही उत्तर है किटन्स। किटन के साथ उन्होंने पाथवे को कंपेयर किया था। जितने भी एमसीक्यूज मैंने यहाँ करवाए हैं सारे एमसीक्यू को आपने बारीकी से देखा है, आप बार बार देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबल एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यही आज वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आपका फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि टर्म 1 के लास्ट वीडियो थे एमसीक्यू के। बारीकी से सभी वीडियो को देखिए। नए जो भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं टर्म 2 के अलग अलग वीडियोस में आपके नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी आपके आने वाले हैं उसको लेके मैं आने वाला हूं। तो सारे वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा कि जैसे ही वीडियोज़ रिलीज़ हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।